गिर के बैठ गया। ये पर करवा देता हूँ। जराम भाई फैन का एक मसला है। अच्छा जी, क्या कह रहा था मैं? हाँ, मंच। ये कुर्सियाँ कुछ ज़्यादा ही नहीं लग गई यहाँ तो, रास्ता ही खत्म हो गया। जल्दी आ जाया करें ताकि जो है आगे बैठे। ये तो आप लोगों का क्विज लेना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने तो बोला था पढ़ के आना, और मैं उसके लिए क्या लेकर आया हूँ? हथियार। हथियार। अच्छा जी, तो अब पता चलेगा कौन कौन जो है वो पढ़कर आए हैं। बोला था मैंने भाई पढ़कर आने का। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हटिया हटिया जी सर। हटियो भाई, मारो लेजर लाइट के साथ जी। आप अपने गिरबान में झाके। अरे हैंड रेस कर लो, वो चश्मा पहन लिया। ठीक है। वन शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या टेक्निक थी? एक सेकंड जी, हैंड रेस करके जवाब दें। कुछ तो बोले, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। दोबारा बोले। नो आइडिया। नो आइडिया नहीं है, लास्ट क्लास में तो पढ़ाया था। हाँ, अटेंड नहीं करी है। अटेंड नहीं करी, वो तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। 5, 2 से 5 या 3 से 5 आपके पास एग्जांपल्स दी जा सकती है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग है। अच्छी अप्रोच क्या है कि 3 से 5 आप जो है कर। अब किसी ने 2 एग्जांपल दिए, इसका मतलब वो भी फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में ही आता है। लेकिन रिकमेंडेड क्या है कि भाई आप 3 से 5 दें, ताकि एक अच्छा पैटर्न वो समझ जाए। अच्छा जी, अगली चीज है हमारे पास। अब किससे पूछे भाई, किसको खुजली हो रही है? किसको? 20 को नहीं, वो मना कर रहे। अब हम पूछेंगे यहाँ परवेज भाई को खुजली हो रही है, तो कुछ जाने मैंने मना किया। हाथों में क्यों होती है? पैसा आने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुजफ्फर के साथ घूम रहा हूँ ना, आएगा आएगा। मुजफ्फर तो बड़े यूट्यूबर बन गया भाई। कल आएंगे, कल को अभी तो क्लास की रिकॉर्डिंग डालने, कल को अपने ब्लॉग्स डाला करेंगे। टाइम ही नहीं है। अच्छा जी, यहाँ से हम जी सिस्टम प्रॉम्प्टिंग क्या चीज है? हाँ, कहाँ था? हाँ बताए। सिस्टम प्रॉम्प्टिंग। अरे कुछ तो बोलो ना। सिस्टम की प्रॉम्प्टिंग यही कह दो। मैं दोबारा लेजर लाइट मारूं। उन्होंने कैप पहनी है, वो समझ गया, नाइकी की कैप पहनी है। हाँ, सिस्टम प्रॉम्प्टिंग। आप भी नहीं आए थे पिछली क्लास में, तो इतने सारे लोग कहाँ से आ गए थे जब हमारी क्लास वाली छुट्टियां कर रहे हैं? किसको बताना है? अभी तो बताया था जी। यहाँ से कौन कह रही है? आपको भी याद है? आपसे मुश्किल सवाल पूछना ना पहले। ये जो छुप के बैठे हैं, जरा इनकी खबर ले ना पहले। अच्छा जी, सॉरी जी, आप हैंड रेस करें जी। सिस्टम प्रॉम्प्टिंग। ये तो एक तरह से जैसे उन्होंने भी कहा था, कॉन्टेक्स्ट दे रहे इसके अंदर, तो तोड़ना नहीं भाई।
मार मार के वो बंदा याद में आ गया। ठीक है, हाँ जी, ये भी चल जाएगा, भी दुआ करें, चलाना भी। अच्छा जी, अगला किसकी बारी है? ये आ रहे हैं हमारे लिए जी, आप जा रहे हैं वापस। सर जी, आपसे बात कर रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं? हैंड रेस करें पहले, आपसे सवाल है मेरा। मुझे आए थे वो, जैसे मैंने लेजर लाइट मारी वो पलट के वापस जाने लगे। तो खैर आपका सवाल है सर, आप जो खड़े हुए हैं ना, ठीक है, तैयार है? हैंड रेस करके बताएं। हो जाती है तो वहां से कॉन्टैक्ट के बारे में देख सकते हैं। तो फिर बहाना नहीं बचेगा कि जो है मैं लास्ट क्लास में नहीं आया था। और हमारा जो है सारा कंटेंट जो है वो क्लास कंटेंट का हमने एक चैनल बनाया हुआ है। क्लास कंटेंट वाले चैनल के अंदर हम सिर्फ क्लास का कंटेंट डाल रहे होता है। इसमें आप लोग नहीं है तो मैं दोबारा लिंक शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में अनाउंसमेंट हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना रोल असाइन कर लिया। तो इसका जो लिंक है वो मैं दोबारा आपका जो मेन चैनल है फ्राइडे वाला, उसमें सेंड कर दूं, वहां से मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज के स्टूडेंट जो है ना सेक्शंस अपने हिसाब से लिख रहे हैं। जो ट्यूसडे से आए थे वो ट्यूसडे वाला सेक्शन लिख रहे हैं। हाँ कोई, अच्छा यहाँ पे कुछ होंगे भी, कोशिश करता हूँ इनके नाम ना शो हो। चलो छोड़ो, अब नहीं शो हो। अच्छा जी, इन्होंने फिर भी सही लिखा है भाई, फ्राइडे 9 to 6। इस तरह से आप सेक्शन के अंदर लिख दें कि भाई आप कौन से सेक्शन में। अगर आपको सेक्शन का अल्फ़ाबेट नहीं पता, या आप जो है, अच्छा यहाँ पे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट हुई, तो यहाँ पे इनसे पूछा गया है विच सेक्शन आर यू इन, तो इन्होंने मोहम्मद फैजान लिख दिया। ऐसा नहीं करें, क्वेश्चंस को सही तरह पढ़ें और जो है फिर उसको जवाब देंगे तो फिर ये अप्रूव होगा। हर किसी के लिए नहीं है ये सर्वर, तो आप सब गलत जवाब देंगे तो फिर वो आपकी ऐसी पेंडिंग नहीं रखी रहेगी। और अमूमन जो हमारे ग्रुप के एडमिन हैं, उबैद है, वो मैसेज करके पूछ लेते हैं भाई सेक्शन तो डाल दो, उसके बाद भी जो है ना रिप्लाई नहीं आता। तो खैर, हमारा इस क्लास का डिस्कॉर्ड सर्वर अलग है। मतलब हमारा एक तो गवर्नर हाउस के मेन चैनल पे, लेकिन वो एक ही चैनल हमें मिलता है ना, तो हमने एक पूरा अपना इस क्लास का अलग से सर्वर बनाया ताकि हम बाकी चीज़ें भी उसमें ईजिली कर सकें। तो हमारा कौन सा वाला है भाई? फ्राइडे 6 to 9। यहाँ अनाउंसमेंट में आके मैं यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ, हमारा डिस्कॉर्ड लिंक। और ये किसके लिए? ये फ्राइडे 6 to 9 वालों के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये ज्वाइन कर लेना ताकि जो है आप लोग हमारे मेन सर्वर पे ऐड हो जाओ फ्राइडे वाले के। यहाँ पे हमारे पास एक मैंने बताया क्लास कंटेंट अपलोड हो रहा होता है, असाइनमेंट्स का अलग चैनल बना हुआ है। हमारे पास कुछ इलीट मेंबर्स हैं, उनका चैनल हमारे पास अलग बना हुआ है। इन केस अगर किसी के पास कोई एरर आता है, किसी का सवाल होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, फॉरम के अंदर जो है टिकट बना सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल हो या कोई एरर हो तो आप यहाँ पे टिकट बना सकते हैं। तो यहाँ देखें बहुत सारे लोगों ने पहले ही बनाए हुए हैं, और जो हमारी क्लास के सीनियर या एलीट मेंबर्स होते हैं वो रिप्लाई कर देते हैं। तो हर टिकट में मुझे नज़र आ रहा है किसी ना किसी ने जवाब दिया है। तो ऐसे करना है कि टिकट बनाने से फ़ायदा ये होगा कि कल को सेम एरर किसी और का आता है तो वो सर्च करेगा, उसके पास आपका वाला टिकट आ जाएगा। तो अगर आपका कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ सर्च करेंगे
तो आपको शायद हो सकता है सेम एरर किसी और का भी आया हो, तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा डिस्कॉर्ड चैनल जो है ना वो ऑप्टिमाइज हुआ हुआ है आप लोगों के लिए, तो आपने इसको यूटिलाइज करना है। अच्छा जी, रोल प्रॉम्प्टिंग, असाइन ए स्पेसिफिक कैरेक्टर और एक्सपर्टीज टू द एआई। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रोल असाइन कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा, आगे चल के आपका टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। रोल प्रॉम्प्टिंग बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग, प्रोवाइड स्पेसिफिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द टास्क। इसमें हम क्या कर रहे हैं, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टास्क के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हमारा एलएलएम अच्छा रिस्पॉन्स दे। कॉन्टेक्स्ट तो आपको पता है भाई बहुत ज़रूरी है, ये वाली चीज़ें हैं। अच्छा, अब से हम जो है एडवांस प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटजीज को अब हम कवर करेंगे। मैं इन द मीन टाइम क्या करूँगा, आप लोगों के लिए सवालात बना रहा हूँ। और एक और चीज़ है, कोऑर्डिनेटर्स हमारे पास आए हुए हैं। कोऑर्डिनेटर्स को मैंने बता दिया था क्लास में आने से पहले कौन कौन है, बहुत सारे आइडियाज। ठीक है। जब हम ये जो हमारे पास है चेन ऑफ थॉट्स, इसको समझ लेंगे, सेल्फ कंसिस्टेंसी को समझ लेंगे, और स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग हो गया, रिएक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। ट्री ऑफ थॉट्स हो गया, ये मेरे ख्याल में आखिरी है। ट्री ऑफ थॉट तक हमने कवर करना है। ये जो एडवांस स्ट्रेटजीज हैं इसको यूटिलाइज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अच्छी प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं। एडवांस टेक्निक्स हैं जो अमूमन लोगों को नहीं पता होती। ठीक है, तो सफाद आप यहाँ से कंटिन्यू करें। और मुख्तलिफ हमने एग्जाम्पल्स देखेंगे भाई हम किस तरीके से प्रॉम्प्टिंग कर रहे होते हैं। ये जितनी भी थी ना, ये हमारे पास बेसिक टाइप ऑफ प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक्स थी जो कि हम लोग जानते हुए या दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे यूज़ कर ही रहे होते हैं। लेकिन इनको यूज़ करते हुए आप लोगों ने एक प्रॉब्लम फेस की होगी कि एलएलएम को जो आप काम असाइन कर रहे हो उसका जो आउटपुट आ रहा है, बाद औक़ात ऐसा होता है कि वो आउटपुट आपको नहीं रिसीव हो रहा जो कि आपको चाहिए। ऐसे ही होता है ना। एक मिसाल है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि भाई मैं एक कोडिंग टास्क कर रहा हूँ, आप लोग भी करते हो ना। हमजा भाई जो भी आपको असाइनमेंट देते हैं तो फ़ौरन उठा के क्या करते हैं आप लोग, कोडिंग करते हैं, करवाते हैं। सारे कह रहे हैं हम लोग खुद से करते हैं। ठीक है, अच्छा। तो उसके बाद पहली चीज़ क्या होती है कि आप जो है अपना एक टास्क जो है, एक मिसाल है हम लोग करवा रहे हैं, हम जो है ना एलएलएम के थ्रू ही करते हैं काम, हम लोग खुद से काम नहीं कर रहे। आपने एलएलएम को अपना टास्क डिफाइन किया, आपने लिखा भाई मुझे जो है ना एक कैलकुलेटर बनाना है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। आपने उसको बताया, उसने आपको एक कोड जो है जनरेट करके दिया। अब आपने वो कोड चलाया, चला ही नहीं, पता चला क्या इशू था उसके अंदर। उसके अंदर एक इशू था कि भाई उसने जो है ना वो टाइप्स को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया था, कि भाई वो कहीं कहीं पे उसने एनी टाइप यूज़ कर दी। टाइपस्क्रिप्ट तो लिखी है ना उसने, लेकिन क्या किया उसने एनी टाइप यूज़ कर लिया। अक्सर एक चीज़ होती है कि जो ना एलएलएम कोड जनरेट करता है उसमें सिंटेक्स के इशूज़ होते हैं। एलएलएम कोड जनरेट करता है, पाइथन का कोड जनरेट कराएं, वहाँ पे फॉर्मेटिंग के इशूज़ होंगे, इंडेंटेशंस के इशूज़ होंगे। सो ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ना वैलिडेशन स्टेप्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। अब
ये तो हमारी एग्जाम्पल के अगेंस्ट में हो गया कि भाई जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी है उससे रिलेटेड जो थी कोडिंग टास्क के अंदर आपने एक वैलिडेशन स्टेप्स दे दिए कि भाई कोड शुड बी वेल फॉर्मेटेड, उसके अंदर कोई भी सिंटेक्स इशू नहीं हो, और उसके अंदर क्या करो आप सारी की जितनी भी टाइप्स हैं वो आप यूज़ करो, एनी और जेनेरिक टाइप्स आप यूज़ नहीं करो। तो ये वैलिडेशन स्टेप्स जितने भी हैं ना, इसके बेसिस के ऊपर हमारे पास कुछ मज़ीद एडवांस प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटजीज हैं जो कि अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास कौन सी है, चेन ऑफ थॉट। किसी ने पढ़ा है ये चेन ऑफ थॉट क्या होता है? कौन बताएगा? जी मैं आप बताएं। जी जी स्टेप बाय स्टेप क्या मतलब वो सही है? और कोई मेल्स में से? जी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये भी एक अच्छा जवाब है। और कोई? जी हैंड रेस करके बोला करें, ऐसे ना फिर वो ऑडियो आती है वीडियो नहीं आती। जी बताएं। सही है जी। देखिए एक चीज़ है ना कि एक सवाल मेरा है ना, हम तो एलएलएम से पूछने के लिए जा रहे हैं एक चीज़, तो हमें कैसे पता होगा स्टेप्स कि कैसे फाइंड वो होगा, जवाब के स्टेप्स क्या होंगे? एक मिसाल है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो है ना भाई, मैं जो है एक लैंडिंग पेज बनाना चाह रहा हूँ, उसका प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ कि उसके अंदर एक हीरो सेक्शन होगा। ये मेरी एक कॉन्सेप्ट है कि उसके अंदर एक नेफ बार होगी, फुटर होगा, हीरो सेक्शन होगा, मेन बॉडी कंटेंट होगा, डेट्स इट। यही होता है ना लैंडिंग पेज के अंदर। इसका प्रॉम्प्ट लिखना है, तो उसके अंदर क्या हम चेन ऑफ थॉट के थ्रू कैसे प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं? जी कुछ थोड़ा सा आगे भी जो बढ़े, स्टेप वाइज काम करेंगे। यही आवाज़ आ रही है काम में। जी फिर बाद में क्या करते हैं, एंड के अंदर उसको वैलिडेशन स्टेप्स देते हैं। क्या देते हैं कि भाई आप ये चीज़ जो आपने किया है इसको जाकर आप वेरीफाई भी करो, ठीक है। कोई भी चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ रेपो के अंदर तो आपने पढ़ दी, ये सर दिए ने हमें बहुत अच्छी रेपो एक सेट करके दे दी है, लेकिन उसको सोचे तो सही, इम्प्लीमेंट तो करें। चेन ऑफ थॉट पढ़ लिया, सबको पता थी, हर बंदा आवाज़ लगा रहा था ये होता है, जीरो शॉट ये है, फ्यू शॉट ये है, एडवांस के ऊपर है ना। सो इनकरेज स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ हमारे पास, सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप। इफ आई वॉज 6 व्हेन माई सिस्टर वॉज हाफ माई एज, हाउ ओल्ड इज माई सिस्टर व्हेन आई एम 40? लेट मी थिंक थ्रू दिस स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी और उसने उसको एलएलएम को ये चीज़ बोली कि भाई आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए जाओ और मुझे बताओ कि मेरी एक मिसाल है, मेरी अगर मेरी एज 40 होगी तो मेरी एक मिसाल है कि मेरी सिस्टर की एज क्या होगी, या वाइस वर्सा जो भी है। सो आप जब किसी भी चीज़ का प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं ना, तो आप उसकी वो ये चीज़ बता रहे हैं कि भाई इसको ऐसे आपने सोचना है, ठीक है। आप उसको ये जो है ना कॉन्सेप्ट दे रहे हो कि भाई जब आप चेन ऑफ थॉट के थ्रू प्रॉम्प्टिंग कर रहे हो कि आप उसको एक तो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिफाइन कर रहे हो कि भाई हमने ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना। एक मिसाल में लैंडिंग पेज बनाना है तो लैंडिंग पेज शुड हैव नेफ बार, हीरो सेक्शन, बॉडी कंटेंट, फुटर। और फिर आप उसको एंड में कुछ वैलिडेशन स्टेप्स भी दोगे कि भाई जब आप ये काम कंप्लीट कर लो तो उसके बाद क्या करो कि जाकर वेरीफाई करो कि भाई सारी चीज़ें कीप इंटैक्ट हैं। आप उसको क्या कर सकते हो, जैसे कि हम लोग जब कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं,
हम LLM को बताते हैं कि भाई आपको कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं कोड करते हुए। यूजुअली LLM जो जैसे उस दिन सर दिया जो बात कर रहे थे, वाइब कोडिंग का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है कि कोड जो आपका होता है वो बहुत ही ज़्यादा मैसी होता है, स्पैगेटी कोड होता है। तो उस चीज़ को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं थ्रू प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, अब क्या है हमारे पास चेन ऑफ थॉट को यूज़ कहाँ पे किया जा सकता है? मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है हमारे पास, लॉजिकल रीजनिंग है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, मल्टी स्टेप प्रोसेसेस है। अच्छा, मेन चीज़ पता है क्या होती है? हमारे पास जितनी भी ये स्ट्रैटेजीज है ना, ऐसा नहीं है कि हम सारी स्ट्रैटेजी जो है ना, हर स्ट्रैटेजी को किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर जो है ना, जहाँ पर भी कोई भी काम हम कर रहे हैं उस टास्क के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और उस टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हो। ठीक है, अब ये मल्टी स्टेप प्रोसेसेस की इसने यहाँ पर एक एप्लीकेशन दी हुई है कि भाई आप अगर आपके पास ये है तो आप ये वाला चीज़ कर सकते हो। अच्छा, हमारे पास अभी राइट नाउ अभी तक हमने जो भी काम किया है प्रॉम्प्ट्स लिख के, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास एक सवाल आया, हमने एक प्रॉम्प्ट दिया LLM को और उससे काम करा लिया उसी प्रॉम्प्ट के अंदर। यूजुअली जब हम प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, कोई बड़ा एजेंट बना रहे होते हैं, उसके अंदर जब पाइपलाइन सेटअप करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक काम के लिए एक स्पेसिफिक पाइपलाइन बनाते हैं और वहीं पे ही उसकी जितनी भी रीजनिंग होती है वो उसी प्रॉम्प्ट के अंदर डिफाइन करते हैं। एक मिसाल है कि मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है कि इफ़ आई वॉज 6, ये जो प्रॉम्प्ट सामने लिखा हुआ है तो उसके दो पार्ट्स हो सकते हैं। एक के अंदर मैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करूँगा कि भाई प्रॉम्प्ट में वो पूछ क्या रहा है, वो प्रॉम्प्ट एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं आगे दूसरे एजेंट को या दूसरी पाइपलाइन को वो फॉरवर्ड कर दूंगा और वो क्या करेगा, उसको सॉल्व करके मुझे रिजल्ट रिटर्न कर देगा। तो दोनों जो होंगे उनके पास अपने अपने वैलिडेशन स्टेप्स और रीजनिंग की जितनी भी चेन ऑफ थॉट के जितने भी स्टेप्स हैं वो प्रोवाइडेड होंगे। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। किसी का कोई सवाल है इसके ऊपर? जूम कर दें। जी, देखें, एक मिसाल है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप कर रहे हैं। सो एक मिसाल है कि मैं जो है कंप्यूटर साइंस का कोई एल्गोरिथम है उसके ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ। मतलब उसको समझने की कोशिश, एनालिसिस तो यही होता है ना, क्या होता है कि उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब उसके बारे में मुझे नहीं पता लेकिन मैं उसको समझना चाह रहा हूँ। इतना क्लियर है आपको? तो उस वक्त जब आप उसको बोलते हो ना कि भाई मुझे रीज़न डिफाइन करो कि भाई आप जो ये बात कर रहे हो उसके फैक्ट्स क्या हैं, आप किस रिसर्च की बेसिस के ऊपर इसको डिफाइन कर रहे हो। कि एक मिसाल है, मैंने उसको बोला भाई 1 + 1 = 2, डिफाइन दिस, और लॉजिकल रीज़न दो मुझे। कि हर तरह की रीजनिंग होती है ना, कोई आएगा आपके सामने बोलेगा कि जो है ना लिटरल रीजनिंग दे देगा आपको। कहीं पे आपके पास होती हैं कि जो है ना लॉजिकल रीजनिंग्स होती है कि भाई आपके पास अगर 1 + 1 = 2 है, सो 2 + 2 = 4 होगा, और ये प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड करता है। सो जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आप जिस चीज़ के ऊपर आप एनालिसिस कर रहे हैं उसके बारे में, बट क्या है कि आप उसको प्रॉम्प्ट के अंदर इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई आपने जो भी आंसर देना है लॉजिकली रीजनड आंसर देना है, और मुझे उसके अगेंस्ट में रेफरेंसेस भी चाहिए जहाँ से आप देख के बात कर रहे हो। यूजुअली होता है ना, आपके पास जितने भी LLMs होते हैं वो वेब सर्चेस भी करते हैं। अब एक मिसाल है, वो किसी अनक्रेडिबल वेबसाइट से कोई चीज़ सर्च करके लाकर आपको डेटा दे देता है, और वो तो सही नहीं है ना। क्या वो चीज़ सही होगी? एक नॉन क्रेडिबल वेबसाइट से कोई LLM कोई भी चीज़ सर्च करके ला के दे दे, अव्वल तो वो देगा नहीं, लेकिन क्या वो सही है? सो आप क्या कर सकते हो, उससे रेफरेंसेस भी मांग सकते हो कि आप कहाँ पर जो भी बात कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी रेफरेंसेस आपने पढ़े हैं वो सारे आप मुझे प्रोवाइड करें। ठीक है? अच्छा जी, जी ठीक है।
Process. Ask the same question multiple times with different phrasings. Compare the answers. Choose the most frequently occurring result. क्या कर रहे हैं भाई हम इस स्ट्रेटजी के अंदर, हमारा जो भी सवाल है ना उसको हम बदल बदल के पूछ रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि भाई जैसे ही हमारे पास उसके रिजल्ट जब गैदर कर रहे हैं तो हम जो भी फ्रीक्वेंटली जो भी आंसर्ड रिजल्ट है ना हमारे पास, एक मिसाल है भाई 5+4 है तो 4+5, इस तरीके से हमने पलट के बार बार सेम क्वेश्चन को डिफरेंट फ्रेजेस के साथ पूछ रहे हैं ताकि हमें जो है एक जनरलाइज रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, एक मिसाल है कि इस क्लास के अंदर कोई आता है और आकर पूछता है हमारे पास कि भाई इस क्लास के अंदर बच्चों का एवरेज स्कोर क्या है। सो उस साइड से कोई खड़े होकर बोलता है कि भाई मेरा स्कोर तो 90 आया है, उस साइड से कोई खड़े होकर बोलता है भाई मेरा तो 95 आया है। सो क्या है कि वो मल्टीपल जो है आपसे सवाल जब पूछे जा रहे हैं तो आप क्या करोगे, उस जो स्कोर है क्लास का एक एवरेज निकालोगे और वो एवरेज सबको बता दोगे कि भाई ये एवरेज हमारी क्लास का जो एवरेज स्कोर है वो ये है। एक मिसाल है 96%। सो अब जो भी कोई भी बताएगा तो भाई एक मिसाल है कि 4 स्टूडेंट से किसी ने अगर बाहर से सवाल पूछा कि भाई आपकी क्लास का एवरेज स्कोर क्या है, तो 4 स्टूडेंट ने बता दिया कि भाई 96 है। किसी ने एक ने गलत जवाब दे दिया, उसको याद नहीं था 95 या कोई सवाल नहीं समझ सका। सो जो मोस्टली जो भी फ्रीक्वेंटली आपको जवाब मिल रहा होगा ना, आप उसको सही मान के अपने काम को कंप्लीट कर लोगे। क्लियर है ये वाला? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास? स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग। स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है? अच्छा, कोई भी नहीं पढ़ के आया पीछे की तरफ से शामली की 3-4 रो नहीं पढ़ा हुआ है। लास्ट क्लास में शेयर भी किया था और क्लास में अच्छे खासे स्टूडेंट थे, मतलब ये नहीं कह सकते कि 4 रो के पीछे वाले बोले थे ना, हम लोग आए नहीं थे जी। बताएं। अब वो मुझे बेस्ट प्रैक्टिसेस देनी शुरू करेगा वहाँ से कि भाई आप जो है उसके अंदर मॉड्यूलराइज कोड को लिखें, आप उसके अंदर जो है ना कोड रिपीट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोड वेल फॉर्मेटेड होना चाहिए, कोड वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अब वो जो मैंने एक प्रॉम्प्ट दी है ना एक कॉन्टेक्स्ट के लिए, अब उसके ऊपर ना मैं अपनी प्रॉब्लम को बिल्ड करना शुरू करूँगा कि ओके सो यूज़ दीज प्रिंसिपल्स एंड क्रिएट मी ए लैंडिंग पेज, और उसकी मैं सारी की सारी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो भी लैंडिंग पेज के अंदर मुझे चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी मैं उसके अंदर डिफाइन कर सकता हूँ। सो स्टेप बैक के अंदर क्या होता है कि पहले आप एक प्रॉम्प्ट डिफाइन करते हो, एक सिंपल स्टार्टर प्रॉम्प्ट देते हो, और उसके बाद क्या करते हो सेकंड प्रॉम्प्ट में ना अपनी जो आपका जो भी टास्क होता है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उसको बिल्ड करने की कोशिश करते हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल में मौजूद है, फर्स्ट व्हाट आर दी की प्रिंसिपल्स ऑफ गुड यूजर इंटरफेस। उसके बाद क्या हुआ, पहले प्रॉम्प्ट के अंदर क्या पूछा हमने, व्हाट आर दी की प्रिंसिपल्स ऑफ गुड यूजर इंटरफेस, मतलब एक यूआई का जो इंटरफेस है, यूआई है, उसके की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। मॉडल ने वहां पे उसके बाद क्या किया, एक रिस्पॉन्स किया, मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस जितनी भी होती हैं जो आपको फॉलो करनी है कोड करते हुए, वो सारी की सारी डिफाइन की। वो डिफाइन करने के बाद आपने उसका जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट था वो क्या किया, ओके नाउ यूजिंग दोस प्रिंसिपल्स रीडिजाइन दिस मोबाइल ऐप लॉगिन स्क्रीन। और आगे क्या कर दिया आपने, जो भी डिस्क्रिप्शन थी रीडिजाइनिंग की, वो सारी की सारी आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। तो स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग के अंदर क्या हुआ, पहले आपने एक स्टार्टर प्रॉम्प्ट दिया, किसी चीज के बारे में पूछा, एक चीज को आपने कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड किया, और बिल्ड करने के बाद अपनी जो भी प्रॉब्लम थी वो एलएलएम को प्रेजेंट की, और वो जो आपके पास प्रिंसिपल्स और जो भी चीजें आई थी आपने उसको अपनी प्रॉब्लम के अंदर यूज किया। क्लियर हो गई यहाँ तक? अच्छा, ये सारी की सारी चीजें जो हम रिपीट कर देना, ठीक है। यूजुअली हमारे पास होता क्या है कि हम एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, अब टास्क परफॉर्म करते हुए हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स इंफॉर्मेशन है। एक मिसाल है, मैं हूँ, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा 10 साल वाले से ज़्यादा की तो नॉलेज नहीं होगी ना, ऐसे ही है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ और जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है वो बंदा एक काम कर रहा है, तो उसके लेवल ऑफ नॉलेज बेस के अंदर डिफरेंस तो होगा कहीं ना कहीं, यहाँ से किसी ना किसी लेवल के ऊपर है।
अब हमें क्या करना है, हमें एक यूज़र इंटरफेस बनाना है। अब यूज़र इंटरफेस के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले ना बैठ के पूरी रिसर्च करूँ और उसको बताऊँ कि यूज़र इंटरफेस में ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। मैंने क्या किया, मैंने एक स्टार्टर प्रॉम्प्ट दिया कि मैंने बोला मुझे बताओ कि भाई की यूज़र क्या, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि एक यूज़र इंटरफेस के अंदर होनी चाहिए। उर्दू में मैंने बोल दिया, उसको इंग्लिश में बोल दिया, कैसे भी बोल दिया। अब एलएलएम ना रिस्पॉन्स कर रहा है, मुझे बता रहा है कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कि भाई आपके ऊपर यूज़र इंटरफेस इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इंट्यूटिव होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर पहले से ही मौजूद होनी चाहिए। अब जब मुझे ये चीज़ें पता लग गई ना, मैंने क्या किया कि उसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया कि ओके आप ये सारी चीज़ें यूज़ करो और एक यूज़र इंटरफेस बना के दो, और उसके बाद मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन उसको प्रोवाइड कर दी। ये एक सिंपल तरीका होता है कि आपको जो चीज़ आपके पास जो रीजनिंग के स्टेप्स की जो हम बात कर रहे थे ना पहले, अगर वो आपको नहीं पता पहले एलएलएम से पूछ लो और उसके बाद अपना काम जो है वो आप कंप्लीट करवा लो उससे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पर इसकी एक और एग्जांपल है कि फर्स्ट व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट जनरली अफेक्ट वेबसाइट लोडिंग स्पीड। ठीक है, रिस्पॉन्स में क्या आया? रिस्पॉन्स में एलएलएम ने हमें बताया कि भाई हमारे पास जो होता है सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, ये वो बहुत सारे इसने हमारे को फैक्टर्स दे दिए। उसके बाद हमने सेकंड प्रॉम्प्ट के अंदर क्या किया, यूजिंग दीज फैक्टर्स प्रोवाइड स्पेसिफिक रिकमेंडेशन टू ऑप्टिमाइज द लोडिंग स्पीड ऑफ एन ई-कॉमर्स वेबसाइट विद हैवी प्रोडक्ट इमेजेस एंड मल्टीपल थर्ड पार्टी प्लगइन्स। तो वो क्या कर रहा है, पहले स्टार्टर प्रॉम्प्ट के अंदर उस चीज़ को बिल्डअप कर रहा है कि भाई मुझे ये चीज़ें बताओ कि भाई वेबसाइट की लोडिंग स्पीड जो है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं उसकी स्लो होने की वजह से। ठीक है, और उसको तेज़ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेंगी उसने बताया। फिर आपने उन चीज़ों को यूज़ करते हुए क्या किया, आगे एक नया प्रॉम्प्ट लिखा और उस प्रॉम्प्ट के अंदर सारी की सारी चीज़ें डिफाइन की कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम को प्लीज़ सॉल्व करो। क्लियर है ये? तो अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये कोई डिफाइन कर सके फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। भाई हमारे पास एक फ्रेमवर्क कह लें इसको या स्ट्रेटेजी कह लें, क्या नाम है इसका? अच्छा, रिएक्ट जो है दो वर्ड्स के बेसिकली एक मजमुआ है। उसके अंदर पहला वर्ड क्या है? रीजनिंग, और दूसरा है एक्टिंग। कोई इसके अंदर ये रीजनिंग वाला बता सकता है? और एक्टिंग? और कोई? एक्टिंग के अंदर वो क्या करेगा? एक्शंस करेगा। और रीजनिंग के अंदर क्या करेगा? सही है। अच्छा भाई, सबसे पहले ना इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कह रहा है ये? आई नीड टू फाइंड आउट हाउ मैनी चिल्ड्रन द मेंबर्स ऑफ मेटालिका हैव इन टोटल। ठीक है, उसके पास ये क्या चीज़ मिली उसको, एक ये क्या चीज़ है? इसको देखते हुए आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये क्या है? ये प्रॉम्प्ट लग रहा है ना? ठीक है, हमारे पास एक प्रॉम्प्ट आ गया। क्या आ गया कि भाई आई नीड टू फाइंड आउट हाउ मैनी चिल्ड्रन द मेंबर्स ऑफ मेटालिका हैव इन टोटल। अब उसके बाद जो ये जितनी भी चीजें हो रही है ना, ये क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है? ये सारे के सारे टास्क जो है ना एलएलएम की साइड से परफॉर्म हो रहे हैं। और कौन से फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए हो रहे हैं? रिएक्ट फ्रेमवर्क को। सबसे पहले उसने क्या किया, थॉट एक थिंकिंग की कि क्या भाई आई नीड टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट ईच बैंड मेंबर एंड देयर चिल्ड्रन। आप लोगों ने कर्सर यूज किया है? कर्सर के अंदर वो जो चैट का जो पैनल होता है उसके अंदर आप कोई भी लिखते हो तो वो सबसे पहले लिखता है भाई थिंकिंग। और थिंकिंग के अंदर अगर आपने वो चीज़ वर्बल अगर उसका ऑन किया हुआ तो उसके अंदर वो लिखा होता है कि भाई उसने क्या चीज़ परफॉर्म करनी। यूजर इज आस्किंग दिस क्वेरी और यूजर वांट्स टू फाइंड आउट दिस। तो इस तरीके से वो वहाँ पर बता रहा होता है। पहले वो अपने लिए जो है ना उसको समझता है थिंकिंग के स्टेप के अंदर कि भाई ये जो पूछा क्या गया है मुझसे। उसके बाद उसने क्या किया, सर्च फॉर मेटालिका बैंड मेंबर्स। उसने पता किया कि भाई ये मेटालिका बैंड मेंबर्स जो हैं, एक एक्शन उसने लिया और एक्शन को लेते हुए क्या किया, पता किया उसके बारे में कि भाई मेटालिका बैंड मेंबर्स क्या है।
फिर उसके बाद उसकी कोई ऑब्जर्वेशन थी, क्या थी कि भाई रीजनिंग की उसने, कि भाई सोचा कि क्या है, किस तरीके से मुझे इसको आंसर करना है, और फिर उसने क्या किया, नाउ आई नीड टू सर्च फॉर ईच मेंबर इंडिविजुअली। ठीक है। अच्छा, इसकी जो दूसरी एग्जांपल है ना, वो ज़्यादा इंट्यूटिव है, उसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज द करंट पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो एंड हाउ डज इट कंपेयर टू न्यूयॉर्क सिटी। थॉट क्या दिया उसने सबसे पहले, I need to find the current population of Tokyo and New York City to compare them. I should start by searching for action। क्या लिया, वेब सर्च लिया, और वेब सर्च के अंदर उसने क्या किया, सबसे पहले टोक्यो की जो पॉपुलेशन थी वो सर्च करके लेके आ गया। उसके बाद उसने क्या किया, न्यूयॉर्क सिटी की पॉपुलेशन को सर्च करके ले आया। तो ये जब सर्च कर रहे थे वो क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई टूल कॉल कर रहा होगा। जैसे हम लोगों ने अपने एजेंट्स बनाते हुए देखा था कि वेब सर्च के हमारे पास टूल्स होते हैं, नहीं भी होते हैं तो हम बना सकते हैं अपने टूल्स। वो कोई ना कोई टूल कॉल करके डेटा को कहीं ना कहीं से फैच कर रहा है। तो ये रिएक्ट के कौन से पार्ट के अंदर हो रहा है, एक्टिंग वाले पार्ट के अंदर हो रहा है, या एक्शन वाले पार्ट के अंदर हो रहा है। और उसके बाद उसकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी, और ऑब्जर्वेशन के बाद उसने क्या किया, हमारे पास फाइनल आंसर दे दिया। ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा जो रिएक्ट का प्रोसेस है ना, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा में जो है ना ये सेम तरीके से ही चल रहा हो। एक दफ़ा सोचेगा, एक दफ़ा एक्शन करेगा, एक दफ़ा सोचेगा, एक दफ़ा एक्शन करेगा, ऐसा नहीं होता। कभी क्या हो सकता है कि भाई वो 4 दफ़ा टूल कॉल करके जो है ना डेटा को कॉल करे, और लास्ट के अंदर एक दफ़ा थिंकिंग करे और फाइनल आउटपुट दे दे। तो ये बेस्ड ऑन दी जो आपने प्रॉब्लम प्रोवाइड की होती है ना LLM को, उसी की बेसिस के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें हो रही होती हैं। कितनी दफ़ा उसने थॉट प्रोसेस करना है और कितनी दफ़ा आपके पास टूल कॉल करने हैं। तो आप जब भी देखेंगे ना, आप कोई भी टास्क परफॉर्म करा रहे हैं, जो आपकी जो कर्सर की चैट विंडो है उसको ज़रा एनालाइज करें। चैट जीपीटी के ऊपर भी आप जब जाकर लिखें तो वहाँ पर भी इसी तरीके से हो रहा होता है। तो वहाँ पर वो जो उसका जो टाइमलाइन है ना, एक आपने प्रॉम्प्ट देने के बाद उससे आंसर लेने के बीच का, वो सारे प्रॉम्प्ट्स का अकॉर्डिंग टू दी जो आपकी प्रॉब्लम होती है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। तो वो फिक्स नहीं है कि पहले उसने सोचना है फिर उसने जवाब देना है। पहले क्या पता वो उसके ऊपर रीजनिंग करे, क्योंकि उसके पास डेटा LLM के पहले से ही मौजूद हो कि भाई न्यूयॉर्क सिटी के बारे में अगर डेटा चाहिए और फिर टोक्यो के बारे में, दोनों के कल्चरल डिफरेंसेस अगर पता करने हैं तो उसके लिए उसको वेब सर्च नहीं करनी है। एक मिसाल है कि पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान का क्या कल्चर, इंडिया का क्या कल्चर, और दोनों में क्या कल्चरल डिफरेंसेस हैं। अब इस चीज़ के लिए क्या उसको टूल कॉल करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी, वो सोच के ही जवाब दे देगा। ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर जगह पे टूल कॉल करनी पड़े। अब मैं किसी से पूछूंगी भाई व्हाट इज़ द करंट वेदर ऑफ करंट टेम्परेचर इन कराची, तो क्या उसके लिए उसको सोचना है? नहीं सोचना, टूल कॉल करना है और आंसर आ जाएगा। सो ये एक फ्रेमवर्क है, जैसे हमारे पास सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डिफाइंड है। जिस चीज़ की नीड जब होगी वो उस वक्त की जाएगी, और उसके बाद